बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ुहैब हसन, इंस्ट्रक्टर सिविल, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी सरगोदा। आज का हमारा टॉपिक है डिज़ाइन एंड ड्राइंग ऑफ आरसीसी बीम। सबसे पहले हम बीम के बारे में बात कर लेते हैं। A horizontal structure member was transfer the self and upcoming weight to the underneath supports safely। एक ऐसा उफ़क़ी स्ट्रक्चर मेंबर जो अपने वज़न को और अपने ऊपर आने वाले वज़न को महफूज तरीके से सहारों के ऊपर मुंतकिल कर देता है, ऐसे स्ट्रक्चरल मेंबर को बीम कहते हैं। बीम को हम इस तरीके से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग के फ्लोर्स को और रूफ़ को सहारा देने के लिए जो उफ़क़ी मेंबर डिज़ाइन किया जाता है, बनाया जाता है, उस मेंबर को बीम कहते हैं। बीम की डिफरेंट टाइप्स हैं। मटेरियल के लिहाज से बीम को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 है होमोजीनियस बीम और नंबर 2 है हेट्रोजीनियस बीम। होमोजीनियस बीम क्या होगा कि ऐसा बीम जिसके अंदर कंस्ट्रक्शन मटेरियल एक ही इस्तेमाल किया जाता है, जैसे वुडन बीम है, टिम्बर बीम, इसके अलावा जो स्टील बीम है वो होमोजीनियस बीम की जो है वो इकसाम है। इसके अलावा जो दूसरी टाइप है बीम की वो है मटेरियल के लिहाज से हेट्रोजीनियस बीम। हेट्रोजीनियस बीम क्या होगा कि ऐसा बीम जिसके अंदर कंस्ट्रक्शन मटेरियल दो या दो से ज़्यादा इस्तेमाल किए जाएं, ऐसे बीम को हम हेट्रोजीनियस बीम कहते हैं। हेट्रोजीनियस बीम की जो एग्जांपल है वो आरसीसी का बीम है। आरसीसी का जो बीम है उसके अंदर दो मटेरियल हम इस्तेमाल करते हैं, कंक्रीट और स्टील। यानी कि आरसीसी बीम के अंदर दो जोन होंगे। इन दोनों जोन के दरमियान जो लाइन डिफरेंशिएट करेगी उसको न्यूट्रल एक्सिस कहते हैं। न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है तो उसमें कंप्रेशन जोन होगा, जहाँ पे तमाम फोर्सेस, कंप्रेशन फोर्सेस को कंक्रीट बर्दाश्त करेगी। इसके अलावा न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जो टेंशन जोन होगा सिंपली सपोर्टेड बीम में, वहाँ पर तमाम टेंसाइल फोर्सेस को स्टील बर्दाश्त करेगी। तो जो आरसीसी का बीम है वो दो तरह के मटेरियल से मिलकर बनता है, कंक्रीट और स्टील से। तो लिहाजा उसके अंदर कंप्रेशन और टेंशन फोर्सेस को बर्दाश्त करने के लिए दो तरह के जोन होते हैं। नेक्स्ट है सिंपल आरसीसी बीम अकॉर्डिंग टू स्पोर्ट्स के लिहाज से बीम की चार जो है वो इकसाम है। सिंपली सपोर्टेड बीम है। सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होगा कि बीम सिर्फ सपोर्ट्स के ऊपर रेस्ट कर रहा होगा, बीम और सपोर्ट के दरमियान कोई बॉन्डिंग कनेक्शन नहीं होगा, बीम और सपोर्ट को फिक्स नहीं किया गया होगा। तो ऐसे बीम को हम, ऐसी सपोर्ट को हम सिंपल सपोर्ट कहते हैं और ऐसे बीम को हम सिंपली सपोर्टेड बीम कहते हैं। इसकी एग्जांपल जो है लोड बेरिंग वाल स्ट्रक्चर की जो स्लैब है वो सिंपली सपोर्टेड होती है। इसके अलावा जो आरसीसी लिंटल है, डोर्स, विंडो और वेंटिलेटर के ऊपर प्लेस किया जाता है, वो भी सिंपली सपोर्टेड जो है वो बीम की इकसाम है। सपोर्ट के लिहाज से बीम की जो दूसरी इकसाम है वो है कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम क्या होगा कि उसका एक जो एंड है वो सपोर्ट के साथ फिक्स किया जाएगा और दूसरा एंड जो है वो फ्री होगा। एक तरफ एक सिरा बीम का आज़ाद होगा, दूसरा सिरा जो है सपोर्ट के साथ, कॉलम के साथ, दीवार के साथ या दूसरे बीम के साथ फिक्स किया जाएगा। ऐसे बीम को हम कैंटिलीवर बीम कहते हैं। और कैंटिलीवर बीम की जो एग्जांपल है वो सनशेड है। उसके अलावा कैंटिलीवर बीम कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? बैल्कनीज़ के अंदर इसको डिज़ाइन किया जाता है। कार पार्किंग में, कार पोर्ट्स में ये इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा ब्रिजेस में इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है ओवर हैंगिंग बीम। ओवर हैंगिंग बीम क्या होगा कि बीम का एक सिरा जो है या दोनों सिरे सपोर्ट से आगे बढ़े हुए होंगे, ऐसे बीम को हम ओवर हैंगिंग बीम कहते हैं। अगर बीम का एक सिरा सपोर्ट से आगे बढ़ा हुआ हो, ऐसे बीम को वन साइडेड ओवर हैंगिंग बीम कहते हैं। और अगर बीम के दोनों सिरे जो हैं वो सपोर्ट से आगे बढ़े हुए हों तो ऐसे बीम को डबल ओवर हैंगिंग बीम कहते हैं। सपोर्ट्स के लिहाज से जो बीम की लास्ट टाइप है वो है फिक्स बीम। फिक्स बीम में क्या होता है कि दोनों सिरे, जो दोनों एंड बीम के सपोर्ट के साथ फिक्स किए जाते हैं। और इसकी जो प्रैक्टिकली एग्जांपल है वो जो बीम फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग के अंदर डिज़ाइन किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, वो फिक्स बीम होते हैं। फिक्स बीम वो कैसे होते हैं कि बिल्डिंग का जो फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग का पूरा स्ट्रक्चर है, स्लैब के स्टील को कॉलम फुटिंग के स्टील को कॉलम के साथ जो है वो बाइंड किया जाता है बाइंडिंग वायर की मदद से। कॉलम के स्टील को बीम के स्टील के साथ बाइंडिंग वायर की मदद से बाइंड किया जाता है और बीम के स्टील को स्लैब
के साथ जो है वो बाइंडिंग वायर, स्लैब के स्टील के साथ बाइंडिंग वायर की मदद से बाइंड किया जाता है। तो इस तरह का बीम जो स्लैब के साथ या कॉलम के स्टील के साथ इसको बाइंड किया जाए, फिक्स किया जाए, तो ऐसे बीम को हम फिक्स बीम कहते हैं। नेक्स्ट है मेथड फॉर आरसीसी डिज़ाइन। किसी भी आरसीसी स्ट्रक्चर को, बीम है, स्लैब है, स्टेयर है या कॉलम है, उसको डिज़ाइन करने के दो मेथड हैं। नंबर 1 है सर्विस लोड मेथड और नंबर 2 है स्ट्रेंथ डिज़ाइन मेथड। सर्विस लोड मेथड में क्या करते हैं, ये ओल्ड मेथड है डिज़ाइन का। इसमें डिज़ाइन में दो तरह की जो वैल्यूज़ हैं, दो तरह के फैक्टर्स हैं जिनको डिज़ाइन करते हुए कंसिडर किया जाता है। नंबर 1 है फोर्सेस और लोड्स और नंबर 2 है स्ट्रेसेस। किसी भी आरसीसी स्ट्रक्चर का डिज़ाइन इन दो चीज़ों के ऊपर बेस करता है, फोर्सेस और लोड्स और स्ट्रेसेस के ऊपर। तो जो ओल्ड डिज़ाइन मेथड था सर्विस लोड मेथड, इसमें क्या करते हैं कि फोर्सेस और लोड्स की वैल्यू को एज इट इज़ डिज़ाइन के अंदर इस्तेमाल करते हैं। जितना अपकमिंग वेट है या जितना स्ट्रक्चर का वेट है उसको कम या ज़्यादा नहीं करते। जबकि जो स्ट्रेसेस होती हैं, स्ट्रेसेस की वैल्यू को, चाहे वो कंक्रीट की स्ट्रेसेस हैं चाहे वो स्टील की स्ट्रेसेस हैं, इनको फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाकर कम कर लिया जाता है। फॉर एग्जांपल हम 1:4 रेशो कंक्रीट इस्तेमाल करते हैं बीम की तैयारी के अंदर या बीम को बनाने के लिए, तो इसकी जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ होगी 28 डेज़ के बाद वो होगी 3000 PSI। और अगर हम 40 ग्रेड स्टील को यूज़ करते हैं तो 40 ग्रेड स्टील की जो स्ट्रेंथ होगी टेंसाइल में वो होगी 40,000 PSI पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। तो सर्विस लोड मेथड में क्या किया जाता है, लोड्स आर सेम बट द अल्टीमेट स्ट्रेसेस ऑफ मटेरियल आर डिक्रीज बाय अप्लाइंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑन देम। के सर्विस लोड मेथड में हम जो अपकमिंग वेट है या सेल्फ वेट ऑफ स्ट्रक्चर है उसको ना डिक्रीज करते हैं ना ही इंक्रीज करते हैं, लोड्स की वैल्यू को सेम ही रहने देते हैं। जबकि जो मटेरियल की स्ट्रेसेस होंगी, फॉर एग्जांपल कंप्रेशन स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट है या टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील है, तो उसको हम क्या करते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाकर रिड्यूस कर लेते हैं। तो कंक्रीट के लिए जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है उसकी वैल्यू जो है 3 रखी जाती है, जबकि स्टील के लिए जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू है वो 2 रखी जाती है। तो फॉर एग्जांपल अगर हमने 1:4 रेशो कंक्रीट जो है वो डिज़ाइन करनी है, 1:4 रेशो कंक्रीट को बीम की तैयारी में इस्तेमाल करना है, तो सर्विस लोड मेथड के मुताबिक जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ है वो उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ का तीसरा हिस्सा जो है वो ली जाएगी। फॉर एग्जांपल उसकी स्ट्रेंथ 3000 PSI है, तो डिज़ाइन के अंदर उसकी स्ट्रेंथ को 1000 PSI जो है वो कंसिडर किया जाएगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा के उसको कम कर लेंगे। जबकि स्टील है, 40 ग्रेड का स्टील है, उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो होती है 40,000 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। तो सर्विस लोड मेथड में जो स्टील की स्ट्रेंथ है उसके ऊपर फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 अप्लाई करके उसकी स्ट्रेंथ को 20,000 PSI कर लिया जाता है, और यही स्ट्रेंथ को हम डिज़ाइन में के अंदर इस्तेमाल करते हैं, जिसको सेफ स्ट्रेस या परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ स्टील या सेफ स्ट्रेस या परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट कहते हैं। तो सर्विस लोड मेथड में सिंपल क्या है कि हम लोड्स की वैल्यू को डिक्रीज़ या इंक्रीज़ नहीं करते, जबकि जो स्ट्रेसेस की वैल्यू हैं उनको हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा के डिक्रीज़ कर लेते हैं। कंक्रीट के लिए जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो 3 होता है और स्टील के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 होता है। सर्विस लोड मेथड को हम अलाउएबल स्ट्रेंथ डिज़ाइन मेथड भी कहते हैं। इसके अलावा सर्विस लोड मेथड को हम वर्किंग स्ट्रेस डिज़ाइन मेथड भी कहते हैं। नेक्स्ट जो डिज़ाइन मेथड है जिसको स्ट्रेंथ डिज़ाइन मेथड कहते हैं। स्ट्रेंथ डिज़ाइन मेथड में भी क्या है कि हम किसी भी स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने के लिए वही 2 फैक्टर देखेंगे, फोर्सेस और स्ट्रेसेस। और स्ट्रेंथ डिज़ाइन मेथड में हम क्या करेंगे, जो फोर्सेस या लोड्स होंगे इनको हम फैक्टर लगाकर, इंक्रीजिंग फैक्टर लगाकर इनकी वैल्यूज़ को बढ़ा लेंगे। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोडिंग के लिए जो इंक्रीजिंग फैक्टर है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, उसकी वैल्यू डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल डेड लोड है, किसी भी स्ट्रक्चर के ऊपर कोई डेड लोड आ रहा है, किसी भी स्ट्रक्चर का अपना सेल्फ वेट है। फॉर एग्जांपल हम बीम को डिज़ाइन करते हैं तो बीम का जो सेल्फ वेट होगा उसको हमने 20% इनहास कर लेना है।
उसकी वैल्यू को 20% हम बढ़ा लेंगे। फॉर एग्जांपल एक आरसीसी बीम है, उसका जो वेट है वो 100 किलोग्राम है, तो हम क्या करेंगे कि उसके ऊपर 20% उसको बढ़ा लेंगे, तो उसका जो डिज़ाइन के अंदर हम लोड कंसिडर करेंगे वो होगा 120 किलोग्राम। तो डेड लोड को हमने कितना बढ़ाना है, स्ट्रेंथ डिज़ाइन मेथड में 20% इंक्रीज़ कर लेना है। जबकि जो लाइव लोड होगा, लाइव लोड से मुराद ऐसे तमाम लोड्स हैं जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो है अपना टाइम टू टाइम, नीड टू नीड चेंज करते रहते हैं। जैसे कि जो लिविंग थिंग्स हैं, इंसानों का वज़न है, जितनी भी चीज़ें जो परमानेंट तौर पे फिक्स नहीं की जाती, मूवेबल होती हैं, उनके लोड को हम लाइव लोड कहते हैं। तो स्ट्रेंथ डिज़ाइन मेथड में हम क्या करेंगे, लाइव लोड की वैल्यू को 60% इंक्रीज़ कर लेंगे। फॉर एग्जांपल जो अपकमिंग लाइव लोड है, लाइव वेट है, वो है 100 किलोग्राम, तो डिज़ाइन के अंदर उसको 160 किलोग्राम जो है वो कंसिडर किया जाएगा। तो डेड लोड के लिए जो फैक्टर होगा वो 1.2 WD, और लाइव लोड के लिए जो फैक्टर हम लेंगे इंक्रीजिंग फैक्टर वो होगा 1.6 WL। ये 1.2 से मुराद ये है कि 1 तो ऑलरेडी डेड लोड की जो वैल्यू थी, फॉर एग्जांपल 1 WD है, डेड लोड की वैल्यू 1 है, तो जब 20% हम उसको इनहांस करेंगे तो डेड लोड की वैल्यू हो जाएगी 1.2 WD। इसी तरह लाइव लोड की वैल्यू को हमने जब 60% इनहांस करना है तो उसकी वैल्यू 1.6 WL हो जाएगी। और दूसरा जो फैक्टर है डिज़ाइन का, स्ट्रेसिस, तो स्ट्रेंथ डिज़ाइन मेथड में स्ट्रेसिस को क्या करते हैं, स्ट्रेसिस को जो है रिडक्शन फैक्टर उस पर अप्लाई करके मिनिमाइज कर लिया जाता है, उनको कम कर लिया जाता है। तो जो स्टील की स्ट्रेसिस होंगी उनके लिए रिडक्शन फैक्टर की वैल्यू 0.9 रखी जाती है, यानी कि जो स्टील की स्ट्रेसिस हैं उनको 10% जो है वो उनकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ से या यील्ड स्ट्रेंथ से कम कर लिया जाता है। जबकि जो स्टील की स्ट्रेसिस हैं एट 28 डेज या अल्टीमेट स्ट्रेसिस ऑफ कंक्रीट इन कंप्रेशन, उनको 15% रिड्यूस कर लिया जाता है, यानी कि डिज़ाइन के अंदर उसको 0.85% ही उसकी जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ का लिया जाता है। तो स्ट्रेंथ डिज़ाइन मेथड में सिंपल क्या करते हैं कि लोड्स की वैल्यू को इंक्रीजिंग फैक्टर लगाकर डेड लोड के लिए 1.2 और लाइव लोड के लिए 1.6 लगाकर लोड्स की वैल्यू को बढ़ा लिया जाता है, जबकि स्ट्रेसिस की वैल्यू को थोड़ा सा कम किया जाता है। और कम करने के लिए हम रिडक्शन फैक्टर इस्तेमाल करते हैं। डेड लोड के लिए जो टेंसाइल स्ट्रेसिस हैं उनके लिए जो रिडक्शन फैक्टर की वैल्यू है वो 0.9 होती है, 10% उसको कम किया जाता है यील्ड स्ट्रेस से। और जबकि जो कंक्रीट की स्ट्रेसिस हैं उनको अल्टीमेट लिमिट से 15% कम किया जाता है, यानी कि डिज़ाइन के अंदर उसको अल्टीमेट स्ट्रेंथ का 85% लिया जाता है। और स्ट्रेंथ डिज़ाइन मेथड को हम लिमिट स्टेट डिज़ाइन मेथड भी कहते हैं। LRFD लोड रेजिस्टेड फैक्टर डिज़ाइन मेथड भी इसको कहते हैं। और इसके अलावा स्ट्रेंथ डिज़ाइन मेथड को हम ACI डिज़ाइन या ACI कोड डिज़ाइन मेथड भी कहा जाता है। नेक्स्ट है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन इन RCC बीम। तो जिस तरह डिज़ाइन के दो मेथड हैं, सर्विस लोड मेथड और स्ट्रेंथ डिज़ाइन मेथड, इन दोनों के अंदर जो स्ट्रेस और स्ट्रेन की डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी डिफरेंट नेचर की होती है। तो पहला जो है सर्विस लोड मेथड के मुताबिक है इलास्टिक स्ट्रेंथ डिज़ाइन मेथड। ये एक RCC बीम का जो क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है, B से मुराद है ब्रेथ ऑफ बीम और H से मुराद है टोटल हाइट ऑफ बीम। इसमें जो बॉटम में टेंसाइल जोन को कंसिडर किया गया, वहाँ पे जो 3 मेन बार जो है वो प्लेस की गई हैं। तो मेन बार के सेंटर से लेकर टॉप फाइबर तक का जो डिस्टेंस होता है इसको हम इफेक्टिव डेप्थ कहते हैं। इफेक्टिव डेप्थ से मुराद बीम की वो गहराई है जो लोड की वजह से असरअंदाज होती है, यानी कि जितना भी अपकमिंग वेट है वो टॉप फाइबर से लेकर मेन बार के सेंटर तक ही बीम के ऊपर अप्लाई होता है, या इसको कंसिडर किया जाता है कि वो मेन बार के सेंटर तक ही अप्लाई होगा। तो ये जो नेक्स्ट डायग्राम है ये स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है कि इलास्टिक स्ट्रेंथ डिज़ाइन मेथड में या इलास्टिक थ्योरी डिज़ाइन मेथड में या सर्विस लोड मेथड में स्ट्रेसिस किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। तो स्ट्रेसिस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक एक्सिस ड्रा किया जाता है जिसको न्यूट्रल एक्सिस कहते हैं। न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर कंप्रेशन जोन होगा और न्यूट्रल एक्सिस से नीचे जो है वो टेंशन जोन होगा। टॉप फाइबर के ऊपर जो स्ट्रेसिस हैं वो मैक्सिमम होती हैं,
टा फाइबर से जूं हम नीचे न्यूट्रल एक्सिस की तरफ मूव करते हैं तो स्ट्रेसिस की वैल्यू जो है वो कम होने लग जाती हैं। टॉप जोन जो है वो कंप्रेशन जोन है, तो यहाँ पे कंप्रेशन जो स्ट्रेसिस होंगी इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। जो हम नीचे आएंगे न्यूट्रल एक्सिस की तरफ, न्यूट्रल एक्सिस पे पहुंच के कंप्रेशन स्ट्रेसिस की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। इसके बाद जो नीचे स्टील का जोन है, टेंशन जोन है, वहां पे क्या होगा कि इस पॉइंट पे स्ट्रेसिस मिनिमम होगी और मेन बार के सेंटर पे आके जो स्टील की स्ट्रेसिस हैं वो मैक्सिमम हो जाएंगी। और जो कंक्रीट की स्ट्रेसिस हैं उसको FC से डिनोट किया जाता है, स्ट्रेसिस ऑफ कंक्रीट, और जो स्टील की स्ट्रेसिस हैं उसको FS से डिनोट किया जाता है। और जो स्टील की स्ट्रेसिस हैं वो कंक्रीट की स्ट्रेसिस का एंड टाइम होती हैं, मतलब जितनी कंक्रीट की स्ट्रेसिस है उसका हम उसको एंड टाइम से मुराद यहाँ पे जो एन की वैल्यू है ये बेसिकली मॉडुलर रेशो है। कि मॉडुलर रेशो क्या होती है कि हम इलास्टिसिटी ऑफ स्टील और इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट की रेशो लेते हैं। इलास्टिक थ्योरी मेथड में या इलास्टिक स्ट्रेंथ डिज़ाइन मेथड में क्या हम कंसिडर करते हैं कि जो कंक्रीट में स्ट्रेन डेवलप होगी और जो स्टील में स्ट्रेन डेवलप होगी, स्ट्रेन बेसिकली होता है बिगाड़, और जितनी ज़्यादा स्ट्रेस किसी भी बॉडी पे अप्लाई करते हैं उसमें डिफॉर्मेशन उतना ही ज़्यादा आता है। तो जो इलास्टिक थ्योरी मेथड है सर्विस लोड मेथड का, उसमें हम ये अज्यूम करते हैं, लेट करते हैं कि जो स्ट्रेन की वैल्यू है, डिफॉर्मेशन की वैल्यू है, कंक्रीट में और स्टील में डिफॉर्मेशन जो है वो सेम होगी। तो इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, इलास्टिसिटी क्या होती है, स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशो होती है। अगर स्ट्रेस बढ़ेगी तो जो डेफिनेटली जो स्ट्रेन है मटेरियल के अंदर वो भी इंक्रीज होगा। स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होंगी। अगर स्ट्रेस बढ़ाएंगे तो स्ट्रेन भी बढ़ेगी, स्ट्रेस कम करेंगे तो स्ट्रेन भी जो है वो कम होगी। तो इलास्टिसिटी ऑफ स्टील जो है उसको कैपिटल ES से डिनोट करते हैं, और ये किसके बराबर होती है, स्ट्रेस ऑफ स्टील ओवर स्ट्रेन ऑफ स्टील। तो यहाँ से अगर हम स्ट्रेन की वैल्यू निकालेंगे तो स्ट्रेन किस तरह हम कैलकुलेट करेंगे कि यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से स्ट्रेन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी स्ट्रेस ऑफ स्टील बटा इलास्टिसिटी ऑफ स्टील। इसी तरह जो हम कंक्रीट की इलास्टिसिटी लेते हैं वो किसके बराबर होती है, स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट ओवर स्ट्रेन ऑफ कंक्रीट। तो कंक्रीट में भी जो इलास्टिसिटी होगी वो स्ट्रेस और स्ट्रेन की जो वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगी। तो यहाँ से अगर हमने कंक्रीट की स्ट्रेन निकालनी है तो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे कि स्ट्रेन ऑफ कंक्रीट इज इक्वल टू स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट ओवर इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। तो जो मॉडुलर रेशो है, मॉडुलर रेशो बेसिकली है क्या, इलास्टिसिटी ऑफ स्टील और इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट की ये रेशो होती है। और सर्विस लोड मेथड में स्ट्रेंथ, जो इलास्टिक थ्योरी मेथड है या इलास्टिक स्ट्रेंथ डिज़ाइन मेथड है, इसमें यह कंसिडर किया जाता है कि कंक्रीट में जितनी स्ट्रेन डेवलप होगी उतनी ही स्ट्रेन जो है वो स्टील के अंदर भी डेवलप होगी। दोनों की जो स्ट्रेन है वो जो एक दूसरे के बराबर होगी। तो हम क्या करते हैं कि स्टील की स्ट्रेन को और जो है कंक्रीट की जो स्ट्रेन है उसको इनका कंपैरिजन कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास जो है स्ट्रेस ऑफ स्टील की वैल्यू आ जाएगी। स्ट्रेस ऑफ स्टील किसके बराबर होगा कि ये जो इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इक्वल साइन की तरफ डिवाइड हो रही है, दूसरी तरफ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास स्ट्रेस ऑफ स्टील की वैल्यू आ जाएगी स्ट्रेसिस ऑफ कंक्रीट इनटू इलास्टिसिटी ऑफ स्टील ओवर इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। और इलास्टिसिटी ऑफ स्टील और कंक्रीट की जो रेशो होती है वो मॉडुलर रेशो के बराबर होती है। तो इस सारी जो कैलकुलेशन है या ये जो प्रूव है इससे हमें ये साबित होता है कि जो कंक्रीट की स्ट्रेसिस होंगी टॉप फाइबर पे, स्टील की स्ट्रेसिस मॉडुलर रेशो का जो स्टील की स्ट्रेसिस जो है वो कंक्रीट की स्ट्रेसिस का मॉडुलर रेशो के हासिल ज़रब के बराबर ये होंगी। तो जो इलास्टिक थ्योरी मेथड है इसमें क्या किया जाता है कि जो स्ट्रेसिस हैं टॉप फाइबर के ऊपर स्ट्रेसिस मैक्सिमम होंगी, न्यूट्रल एक्सिस पे आगे 0 हो जाएंगी कंप्रेशन की। और इसी तरह जो टेंसाइल की स्ट्रेसिस हैं वो न्यूट्रल एक्सिस पे 0 होंगी और जो नीचे आते जाएंगे इफेक्टिव डेप्थ की तरफ ये स्ट्रेसिस बढ़ती जाएंगी। जो दूसरा डिज़ाइन मेथड है जिसको हम स्ट्रेंथ डिज़ाइन मेथड है कहते हैं, इसमें भी एक बीम का क्रॉस सेक्शन है। क्रॉस सेक्शन में बीम की ब्रेथ और टोटल हाइट और इफेक्टिव डेप्थ जो है वो शो की गई है। तो जो स्ट्रेंथ डिज़ाइन मेथड है इसमें भी क्या होता है कि टॉप फाइबर के ऊपर जो स्ट्रेसिस हैं वो ज़्यादा होंगी तो वहाँ पे स्ट्रेन भी ज़्यादा होगी। टॉप फाइबर पे कंक्रीट की स्ट्रेन होगी न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर, और न्यूट्रल एक्सिस से नीचे जो है वो स्टील की स्ट्रेन होगी जो है
कंक्रीट की स्ट्रेन को ओमेगा सी से या सिग्मा सी से डिनोट किया जाएगा। टा फाइबर पे ये जो स्ट्रेन है वो ज़्यादा होगी और न्यूट्रल एक्सिस पे स्ट्रेन की वैल्यू 0 हो जाएगी। और इसी तरह न्यूट्रल एक्सिस से जब हम नीचे की तरफ जाते जाएंगे तो जो बॉटम फाइबर है जहाँ पे मेन बार प्लेस की गई है वहाँ पे जो स्ट्रेन की वैल्यू है वो मैक्सिमम हो जाएगी। और जो स्ट्रेंथ डिज़ाइन मेथड है इसमें स्ट्रेस की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होती है कि न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर जो कंक्रीट की स्ट्रेसेस होती हैं इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पैराबोलिक सेंस में होती है कि टा फाइबर पे थोड़ी सी स्ट्रेसेस ज़्यादा होंगी। टा फाइबर से थोड़ा जब हम नीचे जाएंगे पैराबोलिक के सेंटर तक, जो पैराबोलिक का सीजी होगा उसके ऊपर स्ट्रेसेस जो हैं वो पैराबोलिक के सेंटर तक जो है वो स्ट्रेसेस बढ़ेंगी कंक्रीट की। टॉप पे इसकी वैल्यू होगी, स्पेसिफिक वैल्यू होगी, कितनी होगी कि अल्टीमेट स्ट्रेसेस का ये 85% ली जाएगी। जो हम टा फाइबर से नीचे आएंगे और पैराबोलिक के सेंटर की तरफ जाएंगे तो ये स्ट्रेसेस मजीद बढ़ने लग जाएंगी। लेकिन सेंटर से पैराबोलिक से के जो ही हम नीचे मूव करेंगे तो ये स्ट्रेसेस दोबारा डिक्रीज होने लग जाएंगी और न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर आकर 0 हो जाएंगी। और इस जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है इसमें सी से मुराद है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। और स्ट्रेसेस की डिवीजन किस तरह से होती है स्ट्रेंथ डिज़ाइन मेथड में, पैराबोलिक के सेंस में होती है। टा फाइबर पे वैल्यू ज़्यादा होगी, टा फाइबर से जो हम नीचे पैराबोलिक के सेंटर की तरफ आएंगे तो स्ट्रेसेस जो हैं वो बढ़ने लग जाएंगी, मैक्सिमम हो जाएंगी पैराबोलिक के सेंटर के ऊपर। और जो है न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर आकर जो स्ट्रेसेस हैं वो फुल जो है वो 0 में चली जाएंगी, क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस पे तमाम स्ट्रेसेस जो हैं वो 0 होती हैं। तो विटने एक जो है इंजीनियर था जिसने ये कंसेप्ट पेश किया कि ये जो पैराबोलिक शेप है अगर हम इसको रेक्टेंगुलर ब्लॉक में या स्क्वायर ब्लॉक में चेंज कर लें तो इसको जो है वो इसकी कैलकुलेशन करना या इसको डिज़ाइन करना क्या हो जाएगा, ज़रा आसान हो जाएगा। तो विटने की इक्वेशन के लिहाज से क्या किया जाता है कि ये जो पैराबोलिक शेप थी इसको रेक्टेंगुलर शेप के अंदर कंसिडर जो है वो कन्वर्ट कर लिया जाता है और ये जो ब्लॉक बनता है इसको हम स्ट्रेस ब्लॉक कहते हैं। और जो स्टील की मूवमेंट होगी, एरिया ऑफ स्टील की वजह से जो मूवमेंट जो है वो प्रोड्यूस होगी वो इफेक्टिव डेप्थ जो स्टील बार के सेंटर से लेकर स्ट्रेस ब्लॉक के सेंटर तक ये जो डिस्टेंस होता है इसको हम लीवर आर्म कहते हैं। तो जो विटने की इक्वेशन थी उसके मुताबिक ये है कि स्ट्रेस ब्लॉक के सेंटर से लेकर मेन बार के सेंटर तक जो है वो कुव्वत का बाजू होता है, लीवर आर्म होता है किसी भी आरसीसी बीम के अंदर। और मैक्सिमम यही जो पोर्शन है ये स्ट्रेसेस को जो है वो कंट्रोल करता है या स्ट्रेसेस को बर्दाश्त करता है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो कंक्रीट की स्ट्रेसेस हैं उसको 15% कम किया जाएगा, 85% लिया जाएगा और स्टील की स्ट्रेसेस को 10% हम मिनिमाइज़ करेंगे, यानी कि डिज़ाइन स्ट्रेंथ का उनको जो है वो 90% या अल्टीमेट स्ट्रेंथ का उनको हम 90% लेंगे। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ बीम ऑन बेस ऑफ सेक्शन कंक्रीट सेक्शन, या इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं टाइप्स ऑफ आरसीसी बीम ऑन द बेस ऑफ जो है कंक्रीट स्टील स्ट्रेंथ। कंक्रीट और स्टील की स्ट्रेंथ के लिहाज से भी जो है बीम को 3 तरीके से कैटेगराइज किया जाता है। नंबर 1 है बैलेंस सेक्शन। बैलेंस सेक्शन में क्या होता है, स्ट्रेसेस इन कंक्रीट एंड स्टील बोथ रीच द अल्टीमेट लिमिट्स एट द सेम टाइम। कि बैलेंस सेक्शन में क्या होता है कि जो कंक्रीट की स्ट्रेसेस हैं और स्टील की स्ट्रेसेस हैं ये दोनों इकट्ठे अपनी जो है अंतहाई लिमिट को पहुंचती हैं। इस अंतहाई लिमिट से पहुंचने के से मुराद क्या है कि बैलेंस सेक्शन अगर आप बीम का डिज़ाइन करेंगे तो इसमें क्या होगा कि कंक्रीट और स्टील दोनों की जो स्ट्रेसेस हैं वो अपनी अल्टीमेट लिमिट को बैक वक्त पहुंचेंगी। बैक वक्त पहुंचने से मुराद ये है कि फेलियर के वक्त कंक्रीट भी फेल हो जाएगी लोड की वजह से और स्ट्रेसेस की वजह से, और जबकि जो स्टील है वो भी फेल हो जाएगी। ऐसे सेक्शन को हम क्या कहते हैं, बैलेंस सेक्शन कहते हैं। और ये इकोनॉमिकल सेक्शन है। इस सेक्शन के अंदर जो स्टील की मिकदार होती है वो इकोनॉमिक लिमिट के मुताबिक होती है। इसमें क्या है कि जो बैलेंस सेक्शन में दोनों मटेरियल का जो फेलियर है वो इकट्ठा होता है और जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है वो बिल्कुल जो है वो सेंटर में होती है कि सेंटर से ऊपर जो है वो जो है कंप्रेशन जोन होगा और सेंटर से नीचे क्या होगा बीम के वो
टेंशन जोन होगा कि डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जो है वो हाफ ऑफ इफेक्टिव डेप्थ के बराबर होती है। बैलेंस सेक्शन में क्या होता है कि कंक्रीट और स्टील दोनों जो हैं वो इकट्ठे फेल होते हैं। नेक्स्ट है अनबैलेंस सेक्शन। अनबैलेंस सेक्शन क्या होगा कि अनबैलेंस सेक्शन को हम दो तरीके से कैटेगराइज करते हैं। नंबर 1 है अंडर रीइंफोर्समेंट सेक्शन, ऐसा सेक्शन जिसके अंदर रीइंफोर्समेंट की मिकदार को इकोनॉमिकल लिमिट से कम रखा गया है, तो ऐसे सेक्शन को हम अंडर रीइंफोर्समेंट सेक्शन कहेंगे। या इसको इस तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है कि ऐसा आरसीसी बीम का सेक्शन जिसमें जो स्टील है वो पहले फेल होती है और कंक्रीट में जो स्ट्रेसिस हैं अल्टीमेट जो लिमिट तक वो बाद में पहुंचती हैं, यानी कि स्टील पहले फेल होगी और कंक्रीट बाद में फेल होगी, तो ऐसे सेक्शन को हम अंडर रीइंफोर्स सेक्शन कहते हैं। और अंडर रीइंफोर्स सेक्शन में क्या होता है कि जो स्टील पहले फेल होगी, कंक्रीट में स्ट्रेसिस अपनी अल्टीमेट लिमिट को बाद में पहुंचेंगी, और जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होती है वो ज़्यादा आती है। स्टील की मिकदार कम होने की वजह से जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है वो कंप्रेशन जोन से कंप्रेशन जोन की तरफ उसका डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होता है। एफ सी से मुराद है स्ट्रेसिस ऑफ कंक्रीट और एफ एस से मुराद है स्ट्रेसिस ऑफ स्टील है। नेक्स्ट है ओवर रीइंफोर्स सेक्शन। ओवर रीइंफोर्स सेक्शन से क्या मुराद होगा कि ऐसा डिज़ाइन सेक्शन जिसके अंदर रीइंफोर्समेंट या स्टील की मिकदार जो है इकोनॉमिकल लिमिट से ज़्यादा होती है। इकोनॉमिकल लिमिट कौन सी होगी? जो बैलेंस सेक्शन किया है जिसमें कंक्रीट और स्टील दोनों बैक वक्त फेल होते हैं। तो ओवर रीइंफोर्समेंट सेक्शन में क्या होगा कि कंक्रीट पहले फेल हो जाएगी, कंक्रीट में पहले क्रैक्स आ जाएंगे, जबकि स्टील में स्ट्रेसिस अपनी अल्टीमेट लिमिट को बाद में पहुंचेंगी। और जो ओवर रीइंफोर्स सेक्शन होगा इसमें क्या होगा कि जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है वो कंप्रेशन जोन की तरफ चली जाएगी, यानी कि जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है उसकी हाइट कम होती जाएगी अगर आप स्टील को बढ़ाएंगे, और अगर आप स्टील को कम करेंगे जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है टॉप फाइबर से वो उतनी ही ज़्यादा होती जाएगी। तो कोशिश की जाती है कि जो तीनों सेक्शन हैं डिज़ाइन के, बैलेंस सेक्शन है, जो अंडर रीइंफोर्स सेक्शन है या ओवर रीइंफोर्स सेक्शन है, तो कोशिश ये की जाती है कि जो डिज़ाइन बीम को डिज़ाइन किया जाए वो बैलेंस सेक्शन के लिहाज से हो, क्योंकि उसके अंदर जो स्टील की मिकदार होती है वो इकोनॉमिकल लिमिट के अंदर इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट है कि ACI कोड प्रोविज़न है कि बीम को डिज़ाइन करने के लिए जो कोड्स की लिमिट्स होती हैं, कोड से मुराद क्या होता है कि सबसे पहले हम बात करते हैं ACI क्या है। ACI है अमेरिकन कंक्रीट इंस्टीट्यूट। ये एक अदारा है जिसने स्टैंडर्ड सेट किए हैं कंक्रीट स्ट्रक्चर डिज़ाइन के लिए। कोड से मुराद होती है सेट ऑफ रूल्स, रेगुलेशंस और फार्मूलाज। तो अमेरिकन कंक्रीट इंस्टीट्यूट ने स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने के लिए जो रूल्स, रेगुलेशन या स्पेसिफिकेशन हमें बताई हैं या हमें प्रोवाइड की हैं उनको ACI कोड्स कहते हैं। तो ACI कोड की कुछ लिमिट्स हैं कि बीम की जो मेजरमेंट्स हैं वो किस हिसाब से होनी चाहिए, बीम में स्टील कितना होना चाहिए, बीम की ब्रेथ कितनी होनी चाहिए, उनको कोड प्रोविजंस कहते हैं। तो इसमें कोड प्रोविजन को समझने के लिए सबसे पहले ये एक बीम का जो है वो एलिवेशन है। इसमें बीम की जो बीम का क्लियर स्पैन क्या होता है? जो स्पैन बिटवीन द सपोर्ट होता है, इन बिटवीन द सपोर्ट होता है। और इफेक्टिव स्पैन क्या है कि डिस्टेंस या स्पैन सेंटर टू सेंटर ऑफ सपोर्ट इज कॉल्ड इफेक्टिव स्पैन। उसके अलावा क्रॉस सेक्शन ये बीम का दिखाया गया है जिसमें बीम की ब्रेथ बताई गई है कि ब्रेथ से मुराद बीम की अपनी चौड़ाई कितनी रखनी है। टोटल हाइट बताई गई है, टॉप फाइबर और बॉटम फाइबर के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो कितना आपने रखना है लोड के हिसाब से। उसके अलावा इफेक्टिव डेप्थ जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है जिसको डिज़ाइन डेप्थ भी कहते हैं, और ये बीम के अंदर डिज़ाइन की जाती है। और ये होती क्या है? मेन बार के सेंटर से लेकर टॉप फाइबर तक का जो डिस्टेंस है। इसके अलावा बॉटम में आपको मेन बार जो है वो नज़र आ रही हैं, इनको मेन बार या टेंशन स्टील कहते हैं जो लोड के हिसाब से हम डिज़ाइन करते हैं बेंडिंग मूवमेंट के लिहाज से। और टॉप पर दो बार प्रोवाइड की जाती हैं जिनको एंकर बार या डिस्ट्रीब्यूशन बार कहते हैं। इनका मकसद क्या होता है कि ऊपर से आने वाले वज़न को स्टिरप्स की मदद से ये मेन बार के ऊपर ट्रांसफ़र करती हैं। इसके अलावा ये एंकरेज के लिए भी इस्तेमाल की जाती हैं और टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए भी इन बार्स को इस्तेमाल किया जाता है। तो कोड प्रोविजन में जो पहली लिमिट होगी या पहली जो देखा जाएगा पहली मेजरमेंट किस हिसाब से रखनी है, पहली मेजरमेंट इफेक्टिव स्पैन होगी। तो यहाँ मैं एक बात आपको क्लियर करता जाऊँ कि बीम को
क्लियर स्पैन के ऊपर डिज़ाइन नहीं करते। अगर बीम को क्लियर स्पैन पे डिज़ाइन करेंगे तो बीम सपोर्ट्स के ऊपर रेस्ट नहीं करेगा, और जब बीम पे रेस्ट नहीं करेगा तो इसका नुकसान क्या होगा कि बीम जो बिल्डिंग है उसकी स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, बीम स्टेबल नहीं रहेगा। तो कोशिश ये डिज़ाइन बीम को इस तरीके से किया जाता है कि बीम का जो स्पैन है वो इफेक्टिव लिया जाता है। इफेक्टिव बीम स्पैन के ऊपर बीम को डिज़ाइन किया जाता है। और इफेक्टिव स्पैन क्या होता है कि ये एक सपोर्ट के सेंटर से लेकर दूसरी सपोर्ट के सेंटर तक होता है। और इफेक्टिव स्पैन से मुराद इसको हम इस सेंस भी लेते हैं कि इफेक्टिव स्पैन तक ही बीम पर आने वाला लोड जो है वो सपोर्ट के ऊपर मुंतकिल होता है, कि जितना भी लोड होगा बीम पर वो बीम का, जिसमें बीम का अपना वजन शामिल है, अपकमिंग वेट शामिल है, वो सिर्फ सपोर्ट की सेंटर लाइन तक ही वो बीम के थ्रू ट्रांसफ़र होगा। तो इफेक्टिव स्पैन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि क्लियर स्पैन के अंदर रफ डेप्थ जो बीम की हम टोटल हाइट रखते हैं, अगर उसको हम क्लियर स्पैन के अंदर ऐड कर दें, टोटल हाइट है ये स्पैन बाय 20 के बराबर भी हो सकती है, स्पैन बाय 10 के बराबर भी हो सकती है, स्पैन बाय 25 के बराबर भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है बीम की सपोर्ट कंडीशन के ऊपर। तो जो इफेक्टिव स्पैन अगर आपने बीम का कैलकुलेट करना है तो उसमें हम क्या करेंगे, क्लियर स्पैन के अंदर रफ डेप्थ को, टोटल हाइट को, जिसका हम अंदाज़ा लगाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है तो उसके लिए रफ डेप्थ की वैल्यू होगी स्पैन बाय 20। अगर कैंटिलीवर बीम है तो उसके लिए होगी स्पैन बाय 10, और अगर कंटिन्यूस बीम है तो उसके लिए होगी स्पैन बाय 25। तो इस रफ डेप्थ की, रफ हाइट की वैल्यू को अगर क्लियर स्पैन में हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो है इफेक्टिव स्पैन आ जाएगा। और इफेक्टिव स्पैन बीम का वो स्पैन होगा जो लोड की वजह से असरअंदाज होगा या जिस स्पैन तक लोड जो है वो अप्लाई होगा। दूसरा तरीकाकार क्या है क्लियर इफेक्टिव स्पैन निकालने का, कि हम क्या करें, क्लियर स्पैन के अंदर हाफ सपोर्ट बेरिंग कि दोनों साइड से जो सपोर्ट्स है, फॉर एग्जांपल ये कॉलम है या दीवार है, तो हम क्या करें, आधी दीवार की थिकनेस एक तरफ से प्लस कर दें और आधी दीवार की जो थिकनेस है या बीम की जो कॉलम की जो ब्रेथ है वो हाफ जो है दोनों साइड से हम क्लियर स्पैन के अंदर प्लस कर दें तो हमारे पास इफेक्टिव स्पैन आ जाएगा। इसके बाद जो है कोड प्रोविजन में ये आता है कि कंक्रीट कवर क्या होता है कि बीम के क्रॉस सेक्शन को देखें, मेन स्टील के सेंटर से लेकर बॉटम फाइबर तक या डिस्ट्रीब्यूशन स्टील के सेंटर से लेकर टॉप फाइबर तक कंक्रीट की एक लेयर प्रोवाइड की जाती है जिसको कंक्रीट कवर कहते हैं। कंक्रीट कवर प्रोवाइड करने का मकसद क्या होता है, सबसे पहला इसका ये मकसद ये होता है कि ये एस्थेटिक लुक देता है। अगर कंक्रीट कवर हम प्रोवाइड नहीं करेंगे तो नीचे से जो है या टॉप बॉटम फाइबर से या टॉप फाइबर से हमें रीइंफोर्समेंट नज़र आएगी। तो खूबसूरती के लिए भी हम इसको जो कंक्रीट कवर को प्रोवाइड करते हैं। दूसरा कंक्रीट कवर प्रोवाइड करने का मकसद क्या है कि ये इरोजन से, फ्रिक्शन से जो है या अब्रेजन से जो है ये कंक्रीट को, स्टील को बचाती है। और तीसरा इसका लॉजिक क्या है कि ये रस्टिंग से भी, अगर हम कंक्रीट कवर को प्रोवाइड नहीं करेंगे स्टील बार्स के ऊपर तो इसका नुकसान क्या होगा कि नमी से या पानी पहुंचने की वजह से या बारिश के पानी की वजह से स्टील बार के ऊपर रस्टिंग हो जाएगी। और उस रस्टिंग का नुकसान क्या होगा कि टाइम टू टाइम कुछ वक्त के बाद जो है स्टील और कंक्रीट का बॉन्ड फेल हो जाएगा और जो स्ट्रक्चर के या बीम की फेलियर का बायस बनेगी। तो कंक्रीट कवर प्रोवाइड करने के जो मुख्तलिफ मकासद हैं, एस्थेटिक लुक के लिए इसको हम मुहैया करते हैं, फ्रिक्शन से, अब्रेजन से बचाने के लिए हम कंक्रीट कवर को जो है वो बॉटम पे भी और टॉप पे भी मुहैया करते हैं। इसके अलावा जो कंक्रीट को रस्टिंग से, स्टील को रस्टिंग से बचाने के लिए भी हम कंक्रीट कवर को प्रोवाइड करते हैं। और सबसे मेन एक फैक्टर है कंक्रीट कवर प्रोवाइड करने की वजह क्या है कि अगर हम कंक्रीट कवर प्रोवाइड नहीं करेंगे, अगर बिल्डिंग में जो है किसी वजह से जो है आग लग जाती है तो जो स्टील है उसकी रेजिस्टेंस अगेंस्ट फायर जो है वो बामुकाबला कंक्रीट क्या है, कम है। तो जो स्टील होता है उसकी आग के ख़िलाफ़ मज़ामत थोड़ी होती है कंक्रीट के मुकाबले में। तो अगर हम कंक्रीट कवर जो है कंक्रीट की लेयर स्टील पर प्रोवाइड करेंगे तो उसकी जो फायर रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगी। तो जो सबसे मेन कंक्रीट कवर प्रोवाइड करने की एक वजह यह भी है कि इसकी आग के ख़िलाफ़ जो है वो मज़ामत होती है। तो आरसीसी बीम में ACI कोड की लिमिट के लिहाज से जो क्लियर कवर है वो कितना होता है, 1 इंच या डायामीटर ऑफ मेन बार के डायामीटर के बराबर हम कंक्रीट कवर रखेंगे, 1 इंच या डायामीटर ऑफ मेन बार के बराबर। नेक्स्ट ये है कि ब्रेथ स्पैन रेशो कि बीम की जो चौड़ाई
कितनी हम, अगर आपके पास क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है तो अगर आपने बीम की ब्रेथ को अज्यूम करना है तो किस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि ब्रेथ ऑफ जो बीम है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू स्पैन बाय 30, स्पैन बाय 30 के ये बराबर होनी चाहिए या इससे ज़्यादा होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर एक बीम का स्पैन जो है वो जो है 45 फीट है टोटल स्पैन उसका, तो इसकी ब्रेथ जो नहीं है तो कोड के लिहाज से इसकी जो ब्रेथ है वो स्पैन बाय 30, तो स्पैन हमारे पास है 45 बाय 30 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगी जो है इसकी ब्रेथ 1.5 फीट के बराबर होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो डेप्थ टू स्पैन रेशो है ये भी कि आप स्पैन के लिहाज से अगर स्पैन ज़्यादा है तो जो बीम की जो डेप्थ है वो भी आपको ज़्यादा रखनी पड़ेगी, और जो अगर स्पैन कम है तो स्पैन के लिहाज से डेप्थ को हम कम कर देंगे। तो कोड के लिहाज से जो डेप्थ की वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए कि अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है तो स्पैन बाय 20 के बराबर होनी चाहिए टोटल हाइट, और अगर कैंटिलीवर बीम है, कैंटिलीवर बीम में क्या होगा कि एक उसका एंड फ्री है दूसरा फिक्स है, तो इसलिए इसकी जो हाइट है वो सिंपली सपोर्टेड बीम के मुकाबले में या कंटिन्यूस बीम के मुकाबले में ज़्यादा रखी जाएगी क्योंकि इसने एक एंड से जो है वो रेजिस्टेंस देनी है। तो कैंटिलीवर बीम के लिए क्या हाइट होगी, स्पैन बाय 10 के बराबर। और अगर कंटिन्यूस बीम है, कंटिन्यूस बीम क्या होगा कि जिसमें नंबर ऑफ सपोर्ट्स जो हैं वो 2 से ज़्यादा हैं, तो उसमें हम जो बीम की हाइट है वो स्पैन बाय 25 के बराबर रखेंगे। इसके अलावा जो कोड प्रोविज़न है आरसीसी बीम के लिए वो एरिया ऑफ स्टील है कि आप बीम के अंदर मिनिमम कितना स्टील इस्तेमाल करेंगे और मैक्सिमम कितना स्टील इस्तेमाल करेंगे। तो एएस मिनिमम से मुराद है एरिया ऑफ स्टील मिनिमम, और एएस मैक्सिमम से मुराद है एरिया ऑफ स्टील मैक्सिमम। बेसिकली ये जो दोनों लिमिट्स हैं ये हमारे पास एक बैरियर के तौर पे होती हैं कि एएस मिनिमम से कम स्टील आप बीम के अंदर इस्तेमाल नहीं करेंगे और एएस मैक्सिमम से ज़्यादा स्टील आप बीम के अंदर प्रोवाइड नहीं। अगर एएस मैक्सिमम से ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे तो वो इन जो अनइकोनॉमिकल कंडीशन की तरफ चला जाएगा कि उससे कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो एरिया ऑफ स्टील जो मिनिमम है वो किसके बराबर होता है, मिनिमम स्टील रेशो इनटू ब्रेथ ऑफ बीम इनटू इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम। इफेक्टिव डेप्थ कैसे निकालते हैं कि सिंपल तो एक इसका फार्मूला ये है कि टोटल हाइट में से आप कंक्रीट कवर को माइनस कर दें तो हमारे पास इफेक्टिव डेप्थ आ जाती है। दूसरा है जो इफेक्टिव डेप्थ निकाली जाती है लोड के हिसाब से वो mu/0.205 इंटू FC प्राइम इंटू बी का स्क्वायर रूट। तो इस तरीके से आप इफेक्टिव डेप्थ निकाल लेंगे। तो जो एरिया ऑफ स्टील मिनिमम है वो मिनिमम स्टील रेशो इंटू ब्रेथ इंटू डेप्थ के बराबर होता है। बी से मुराद है ब्रेथ ऑफ बीम और डी से मुराद है इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम। और ये जो रो मिनिमम है इसका मतलब होता है मिनिमम स्टील रेशो, और बीम के अंदर मिनिमम स्टील रेशो कितनी ली जाती है 1.4/Fy और 200/Fy। तो ये दोनों वैल्यू हैं। एक जो है वो SI सिस्टम के अंदर सिस्टम इंटरनेशनल में इस्तेमाल की जाएगी, जो 200/Fy की वैल्यू है ये FPS सिस्टम के अंदर फुट पाउंड सेकंड वाले सिस्टम के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाएगा। इस तरह अगर आपने एरिया ऑफ स्टील मैक्सिमम निकालना है तो उसका फार्मूला या उसकी कोड लिमिट क्या होगी कि मैक्सिमम स्टील रेशो इंटू ब्रेथ इंटू डेप्थ। और मैक्सिमम स्टील रेशो का जो है वो फार्मूला क्या होगा 3/8 इंटू बीटा 1.85 इंटू FC प्राइम/Fy। बीटा 1 क्या है, एक रिडक्शन वेक्टर है, इसकी वैल्यू जो है वो 0.85 के बराबर होती है। बाकी जो FC प्राइम है, FC प्राइम से मुराद है अल्टीमेट स्ट्रेसिस ऑफ कंक्रीट इन कंप्रेशन एट 28 डेज। कंक्रीट की 28 दिनों के बाद जो दबाव के अंदर मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है उसको हम FC प्राइम कहते हैं। और Fy से मुराद है यील्ड स्ट्रेस ऑफ स्टील। यील्ड स्ट्रेस से मुराद क्या होता है कि जब हम स्टील की टेंसाइल स्ट्रेंथ फाइंड करते हैं तो हमारे पास 4 तरह की कंडीशन आती हैं। सेफ लिमिट है जिसको आप हुक लॉ के सेंस में लेते हैं कि स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होंगे। अगर फोर्स लगाएंगे तो डिफॉर्मेशन पैदा होगा, फोर्स हटा देंगे तो डिफॉर्मेशन जो है वो ख़त्म हो जाएगा, जिसको इलास्टिक लिमिट भी कहते हैं। दूसरी लिमिट होती है यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट कहते हैं ऐसा पॉइंट जिसमें हम स्टील पे लोड की मकदार को बढ़ाते या कम नहीं करते, लोड कांस्टेंट रहता है लेकिन स्टील की लेंथ में सडनली जो है वो जो इजाफा हो जाता है, उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है। ऐसा पॉइंट जिसमें लोड की मकदार चेंज ना हो
और स्टील की जो लेंथ है उसमें डिफॉर्मेशन आ जाए, लेंथ में इजाफा आ जाए, उस पॉइंट को हम यील्ड पॉइंट कहते हैं। और यील्ड पॉइंट के ऊपर जो स्टील की स्ट्रेस होगी उसको स्ट्रेसिस ऑफ स्टील कहेंगे। नेक्स्ट ये है कि डिज़ाइन स्टेप या डिज़ाइन प्रोसीजर ऑफ आरसीसी रेक्टेंगुलर बीम, कि जो आज का हमारा टॉपिक था कि हमने आरसीसी बीम जो है सिंपल आरसीसी बीम है, रेक्टेंगुलर बीम है, उसको डिज़ाइन करना है। तो किस तरीके से डिज़ाइन करेंगे, ये बीम का आइसोमेट्रिक व्यू है जिसके अंदर बीम की ब्रेथ, टोटल हाइट और ये बीम का क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है जिसमें बीम की ब्रेथ है, टोटल हाइट है, इफेक्टिव डेप्थ जो है मेन बार के सेंटर से टॉप फाइबर तक है, इसमें मेन बार स्टील जो है वो ज़ाहिर की गई हैं और ये डिस्ट्रीब्यूशन बार हैं। ये जो आपको रिंग नज़र आता है इसको स्टिरअप या रिंग कहते हैं। टॉप पर ये जो दो बार हैं सिंपली सपोर्टेड बीम में ये डिस्ट्रीब्यूशन बार होंगी और बॉटम पे ये जो बार हैं जो नंबर 4 बार हैं ये एरिया ऑफ स्टील मेन होगा। तो अगर हमने आरसीसी बीम को डिज़ाइन करना है तो उसके कुछ डिज़ाइन प्रोसीजर होंगे, डिज़ाइन स्टेप्स होंगे एसीआई लिमिट के लिहाज से। सबसे पहला स्टेप हमने क्या करना है, जो क्वेश्चन हमें गिवन किया गया है, जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया, प्रॉब्लम हमने सॉल्व करना है। सबसे पहला काम हमने क्या करना है कि फैक्टर लोड को कैलकुलेट करना है। अगर डिज़ाइन जो क्वेश्चन में हमें सेफ लोड बताया गया है या अल्टीमेट लोड बताया गया है, तो अगर अल्टीमेट लोड बताया गया तो फिर उसको हम फैक्टर लगा के बढ़ाएंगे नहीं। अगर सेफ लोड बताया गया है तो उसको हमने फैक्टर लगा के इंक्रीज करना है। तो पहला काम हमने क्या करना है, फैक्टर लोड को कैलकुलेट करना है। फैक्टर लोड वो होता है जिसको हम किसी भी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके उसको उसकी वैल्यू को हम बढ़ाते हैं। फैक्टर लोड को हम अल्टीमेट लोड भी कहते हैं। तो डेड लोड के लिए जो फैक्टर होता है, डेड लोड के लिए इंक्रीजिंग फैक्टर हम लेते हैं 20%, यानी कि अगर डेड लोड की वैल्यू WD है तो हम क्या करेंगे 1.2 WD जो है वो इसके साथ फैक्टर लगाएंगे। इसी तरह अगर लाइव लोड है तो लाइव लोड के लिए जो इंक्रीजिंग फैक्टर होगा वो क्या होगा कि लाइव लोड की वैल्यू को उसकी गिवन वैल्यू का 60% बढ़ा देंगे, तो इसके लिए इंक्रीजिंग फैक्टर जो है वो 1.6 हो जाएगा। तो लोड भी दो तरह के होंगे, यहाँ तो लोड पॉइंट होगा, यहाँ लोड यूडीएल होगा। तो पॉइंट लोड के लिए हम फैक्टर किस तरह से लगाएंगे कि PU इज इक्वल टू 1.2 PD प्लस 1.6 PL। PD से मुराद है पॉइंट डेड लोड और PL से मुराद है पॉइंट लाइव लोड। और अगर हमारे पास यूडीएल लोड गिवन किया गया है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटर लोड क्वेश्चन में गिवन किया गया है, तो उसका फैक्टर लोड हम कैसे निकालेंगे कि अगर डेड लोड है तो उसको 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20% इनहांस कर देंगे, और अगर लाइव लोड है तो उसको 60% जो है हम इनहांस कर देंगे। फैक्टर लोड कैलकुलेट करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगा उसमें हम क्या करेंगे, ब्रेथ ऑफ बीम कैलकुलेट करेंगे। बीम की अगर ब्रेथ आपको बताई गई है फिर तो जो वेल एंड गुड है, अगर ब्रेथ नहीं बताएगी तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे कि ब्रेथ ऑफ बीम किसके बराबर होगी, स्पैन बाय 15 टू स्पैन बाय 20। जितनी बीम की ब्रेथ हमें क्वेश्चन में गिवन की गई है ये एज पर एशियाई कोड है कि अगर स्पैन हमें बताया गया तो स्पैन का 15 टू 20% L/15 टू L/20 जो है हम बीम की ब्रेथ को डिज़ाइन में कंसिडर करेंगे। तो ब्रेथ को कैलकुलेट करने के बाद हमने क्या करना है, बीम की लोडिंग कंडीशन के लिहाज से बेंडिंग मूवमेंट को कैलकुलेट करना है। तो बेंडिंग मूवमेंट जो है, बेंडिंग मूवमेंट दो तरह की हो सकती है, एक तो क्या होगी, मिनिमम होगी, एक मैक्सिमम होगी। तो डिज़ाइन के अंदर जो हमने बेंडिंग मूवमेंट लेनी है वो मैक्सिमम लेनी है। फॉर एग्जांपल हमारे पास बीम जो है वो कैंटिलीवर गिवन है और उसके फ्री एंड के ऊपर बेंडिंग जो है पॉइंट लोड अप्लाई हो रहा है, तो फ्री एंड के ऊपर जो बेंडिंग मूवमेंट इसकी वैल्यू मिनिमम होगी और फिक्स एंड के ऊपर बेंडिंग मूवमेंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो हम क्या करेंगे, जो फिक्स एंड के ऊपर बेंडिंग मूवमेंट की वैल्यू है उसको कंसिडर करेंगे। मूवमेंट का हमें पता है, मूवमेंट बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो अगर यहाँ पे आपने मूवमेंट लेनी है तो यहाँ पे मूवमेंट होगी फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स हो जाएगी P और डिस्टेंस होगा 0 इस फोर्स का। और अगर आप फिक्स एंड की तरफ जाते हैं तो पीछे से आने वाली फोर्स होगी P और फिक्स एंड तक जो डिस्टेंस होगा वो L के बराबर होगा। तो हमारे पास जो टोटल मूवमेंट होगी वो किसके बराबर होगी, PU इंटू L के बराबर।
इसी तरह अगर हमने हमारे पास जो बीम की कंडीशन है, लोडिंग कंडीशन, वो इस तरीके से है कि बीम कैंटिलीवर है और उसके सारे स्पैन के ऊपर यूडीएल लोड अप्लाई हो रहा है, तो इसके फ्री एंड पे बेंडिंग मोमेंट मिनिमम होगी और फिक्स एंड पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगी। और इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होगा कि यूडीएल जो लोड है, क्योंकि बीम पे यूडीएल लोड अप्लाई हो रहा है, यूडीएल लोड को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि यूडीएल लोड को स्पैन से दो दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं, एक दफ़ा पूरे स्पैन से, दूसरी दफ़ा उसी स्पैन के हाफ के साथ। तो जब W इंटू एल बाई 2 करेंगे तो यहाँ से हमारे पास लोड की वैल्यू, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू बनी WL²/2। और यहाँ पे जो WU की वैल्यू है, U से मुराद है अल्टीमेट यूडीएल लोड, क्योंकि हमारा जो डिज़ाइन मेथड है इसमें हमने क्या करना है, लोड को फैक्टर लगा के बढ़ा लेना है। इसी तरह अगर हमारा बीम जो है सिंपली सपोर्टेड होगा तो सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या होगा कि सपोर्ट्स के ऊपर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 होगी और सेंटर पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और सेंटर में जो बेंडिंग मोमेंट है वो हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे कि अगर ऊपर से आने वाला लोड P है और सेंटर पे अमल कर रहा है तो हाफ लोड को एक सपोर्ट ने बर्दाश्त करना है और हाफ लोड को दूसरी सपोर्ट ने बर्दाश्त करना है। और बेंडिंग मैक्सिमम होगी सेंटर के ऊपर, और सेंटर तक डिस्टेंस क्या होगा, अगर टोटल लंबाई L के बराबर है तो सेंटर तक फासला होगा L/2 के बराबर। तो सेंटर तक आप मूवमेंट ले लेंगे, मूवमेंट हमारे पास होती है फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो अगर यहाँ पे मूवमेंट लेनी है तो पीछे वाली फोर्स हम कंसिडर करेंगे, तो फोर्स हमारे पास है R1 और सेंटर तक हमारे पास फैसला है L/2 माइनस दूसरी फोर्स है P और इसका अपना फासला क्या है, 0 है, तो खत्म हो जाएगी। और R1 जगह उसकी वैल्यू पुट करें P/2 इंटू L/2, तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ हमारे पास मूवमेंट बनेगी PL/4। और जो कि हमारा डिज़ाइन मेथड जो है वो अल्टीमेट है, तो यहाँ P से मुराद होगा PU हमने इस्तेमाल करना है, अल्टीमेट लोड पॉइंट लोड हमने लेना है, तो यहाँ बेंडिंग मूवमेंट हो जाएगी PUL/4। इसी तरह जो सिंपली सपोर्टेड बीम है, अगर उसके सारे स्पैन के ऊपर यूडीएल लोड अप्लाई हो रहा है तो उसको कैसे हम कैलकुलेट करेंगे कि अगर ये टोटल स्पैन L के बराबर है तो ऊपर से आने वाला लोड जो है, यूनिट लेंथ लोड जो है वो W है। तो सबसे पहले हम टोटल लोड निकालेंगे, टोटल लोड बराबर हो जाएगा W इंटू L। यूडीएल को जब हम स्पैन से मल्टीप्लाई करते हैं ये पॉइंट लोड बनता है, उतना ही स्पैन के सेंटर में आता है। तो टोटल लोड WL के बराबर है और सेंटर पे ये अप्लाई हो रहा है, नंबर ऑफ सपोर्ट 2 हैं, तो हाफ लोड को एक सपोर्ट ने बर्दाश्त करना है और हाफ लोड को दूसरी सपोर्ट ने बर्दाश्त करना है। तो WL/2 का जो रिएक्शन है वो एक सपोर्ट का होगा, WL/2 जो है वो दूसरी सपोर्ट का रिएक्शन होगा। और सिंपली सपोर्टेड बीम है और उसके सारे स्पैन के ऊपर यूडीएल लोड अप्लाई हो रहा है, तो उसमें भी क्या होगा कि सपोर्ट्स के ऊपर जो बेंडिंग है वो मिनिमम होगी और सेंटर पे बेंडिंग क्या होनी है, मैक्सिमम होनी है, बेंडिंग मूवमेंट मैक्सिमम होनी है। तो हम क्या करेंगे, सेंटर तक मूवमेंट ले लेंगे। सेंटर तक मूवमेंट लेने के लिए क्या करेंगे, पीछे वाली फोर्स और उसका सेंटर तक फासला लेंगे। तो पहली फोर्स आ रही है R1 और सेंटर तक उसका फासला बनता है L/2 माइनस दूसरी फोर्स जो यूडीएल है ये सारे स्पैन पे लगा हुआ है और L/2 पे भी ये अप्लाई हो रहा है। तो यूडीएल हमारे पास आएगा W, स्पैन होगा L/2। यूडीएल को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, यूडीएल को स्पैन से हम दो बार मल्टीप्लाई करते हैं, एक दफ़ा पूरे स्पैन से, दूसरी दफ़ा उसी स्पैन के हाफ के साथ। तो पूरा स्पैन था L/2 सेंटर तक और L/2 का हाफ बनेगा L/4 बन जाएगा। तो इस वैल्यू को आप सॉल्व कर निकालें, इक्वेशन को R1 की जगह उसकी वैल्यू पुट करें, WL/2 इंटू L/2 माइनस WL²/8। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू है WL²/4 माइनस WL²/8। तो अगर इसका हम LCM ले लेते हैं, 8 2WL² माइनस WL², तो यहाँ से हमारे पास बेंडिंग मूवमेंट एट सेंटर आ जाएगी WL²/8 आ जाएगी। कि अगर बीम जो है वो सिंपली सपोर्टेड है और उसके सारे स्पैन के ऊपर यूडीएल लोड अप्लाई हो रहा है तो उसकी जो अल्टीमेट बेंडिंग मूवमेंट होगी वो किसके बराबर होगी, अल्टीमेट लोड L²/8 के। तो बीम की लोडिंग कंडीशन के लिहाज से हमने क्या करना है, बेंडिंग मूवमेंट की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेना है। बेंडिंग मूवमेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो होगा इफेक्टिव डेप्थ कैलकुलेशन। इफेक्टिव डेप्थ से मुराद क्या होता है, मेन बार के सेंटर से लेकर टॉप फाइबर तक जो वर्टिकल हाइट होती है,
मेन बार के सेंटर से लेकर टॉप फाइबर, उसको हम इफेक्टिव डेप्थ कहते हैं। और इफेक्टिव डेप्थ से मुराद क्या होता है, बीम की ऐसी गहराई जो लोड की वजह से असरअंदाज होती है। तो इसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, डी इज इक्वल टू स्मॉल डी इज इक्वल टू एम यू ओवर 0.205 एफ सी प्राइम इंटू बी। एम यू से मुराद है अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट जो हमने इन चारों कंडीशन के लिहाज से कैलकुलेट की होगी। एफ सी प्राइम से मुराद है स्ट्रेसिस ऑफ कंक्रीट एट 28 डेज या अल्टीमेट स्ट्रेसिस ऑफ कंक्रीट इसको कहते हैं। और बी से मुराद है ब्रेथ ऑफ बीम। इफेक्टिव डेप्थ निकालने के बाद हमने क्या करना है, हम जो डिज़ाइन करते हैं वो इफेक्टिव डेप्थ होती है, लेकिन जो फिजिकली बीम को बनाया जाता है वो टोटल हाइट बीम की जिसमें हम कंक्रीट कवर भी प्रोवाइड करते हैं, एच इज इक्वल टू होगा डी प्लस कंक्रीट कवर। और कंक्रीट कवर हम कितना लेंगे, 1.5 टू 2.25 इंचज़। और जब आपने बीम के लिए हाइट कैलकुलेट करनी है तो बीम की हाइट जो है वो स्पैन बाय 16 के बराबर होनी चाहिए या इससे ज़्यादा होनी चाहिए एज पर ACI कोड। अगर लोड के लिहाज से बीम की हाइट आ रही है कम आ रही है, फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू लोड जो बीम की हाइट आ रही है वो आ रही है 18 इंच, लेकिन बीम का जो स्पैन है वो है 32 फीट है, तो स्पैन बाय 16 करें, 32 फीट बीम का अगर स्पैन है तो 32 बाय 16 करें तो यहाँ से हाइट आएगी 2 फीट यानी कि 24 इंचज़। तो ACI कोड ये कहता है कि अगर किसी बीम का स्पैन 32 फीट है और वो बीम सिंगली रीइंफोर्स है तो उसकी जो मिनिमम हाइट है वो 24 इंच होनी चाहिए। तो ये कोड की लिमिट को इस्तेमाल करने का मकसद ये है कि अगर लोड की वजह से हाइट कम आ रही है तो उसको हम कोड लिमिट के लिहाज से एडजस्ट कर लेंगे कि स्पैन बाय 16 के बराबर उसकी हाइट को रखेंगे। नेक्स्ट बीम के डिज़ाइन में हमने क्या करना है, स्टील रेशो कैलकुलेट करनी है। स्टील रेशो जो है वो दो तरह की होगी, मिनिमम स्टील रेशो और मैक्सिमम स्टील रेशो। तो इसमें हम एरिया ऑफ स्टील मिनिमम कैलकुलेट करेंगे। एरिया ऑफ स्टील मिनिमम होगा रो मिनिमम इंटू बी इंटू डी। रो मिनिमम से मुराद है मिनिमम स्टील रेशो, और अगर हमने एरिया ऑफ स्टील मैक्सिमम निकालना है तो ये क्या होगा, मैक्सिमम स्टील रेशो इंटू ब्रेथ इंटू इफेक्टिव डेप्थ। और मिनिमम स्टील रेशो हम कैसे निकालेंगे, 1.4 ओवर FY, ये सिस्टम इंटरनेशनल के लिए होगी, और जो FPS सिस्टम है उसके लिए क्या होगी, 200 ओवर FY के बराबर इसकी वैल्यू होगी। और जो मैक्सिमम स्टील रेशो है वो 3/8 इंटू बीटा 1 की वैल्यू हम लेंगे 0.85 इंटू 0.85 FC प्राइम ओवर FY। नेक्स्ट में हमने क्या करना है कि एरिया ऑफ स्टील, जो मेन एरिया ऑफ स्टील है वो कैलकुलेट करना है। तो मेन एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट करने के जो 4 तरीके हैं, 4 मेथड हैं। डायरेक्ट सोल्यूशन है, उसके अलावा डिज़ाइन टेबल का मेथड है, डिज़ाइन ग्राफ का मेथड है। जो सबसे सिंपल मेथड है वो यूजिंग ट्रायल मेथड है, जिसमें हम डेप्थ ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक और एरिया ऑफ स्टील को हम जो है वो बार बार रिपीट करते रहते हैं। तो इस मेथड को हम यूजिंग ट्रायल मेथड कहते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेप्थ ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक। अब स्ट्रेस ब्लॉक क्या होता है, ये जो विटनी इक्वेशन के हिसाब से स्ट्रेसिस की डिस्ट्रीब्यूशन होती है कि न्यूट्रल एक्सिस की टॉप फाइबर पे ये मैक्सिमम होगी, जो विटनी की इक्वेशन है इसके हिसाब से टॉप फाइबर से लेकर न्यूट्रल एक्सिस के करीब होने तक जो स्ट्रेसिस हैं वो कांस्टेंट रहेंगी। तो इसको हम ये जो ब्लॉक बनता है इसको हम स्ट्रेस ब्लॉक कहते हैं, और इसकी जो हाइट होती है उसको डेप्थ ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक कहते हैं, और इसको A से डिनोट किया जाता है। तो हम पहले ट्रायल में ये अज्यूम करेंगे कि डेप्थ ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक जो है वो D/3 टू D/4 तक ली जाएगी, कि इफेक्टिव डेप्थ का तीसरा हिस्सा या चौथे हिस्से के बराबर हम स्ट्रेस ब्लॉक की डेप्थ रखेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ मेन स्टील कैलकुलेट करेंगे। उसका फार्मूला होगा MU ओवर 0.9 इंटू FY इंटू D माइनस A/2। और MU से मुराद है अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट, जो लोडिंग कंडीशन के लिहाज से हम कैलकुलेट कर लेंगे। FY से मुराद होगा स्ट्रेसिस ऑफ स्टील, और D से मुराद होगा इफेक्टिव डेप्थ, माइनस A से मुराद होगा डेप्थ ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक, जो D/3 या D/4 हमने सेलेक्ट की है। इसके बाद दोबारा हमने डेप्थ ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक एरिया ऑफ स्टील के हिसाब से कैलकुलेट करनी है। उसका फार्मूला होगा AS इंटू FY ओवर 0.85 FC प्राइम इंटू P। इस तरह A और AS की वैल्यू को पहले A निकालना है, फिर AS एरिया ऑफ स्टील निकालना है, फिर A निकालना है, फिर एरिया ऑफ स्टील निकालना है। इसको मिनिमम जो है वो 3 टाइम हमने रिपीट करना है, और तीसरे टाइम जो एरिया ऑफ स्टील आफ्टर 3 टाइम जो एरिया ऑफ स्टील आएगा उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे अगर वो मिनिमम स्टील रेशो से। तो थर्ड टाइम जो एरिया ऑफ स्टील आएगा
अगर वो AS मैक्सिमम से कम है और AS मिनिमम से ज़्यादा है तो उसको हम सिलेक्ट कर देंगे। आखिरी जो डिज़ाइन स्टेप है बीम का वो है नंबर ऑफ़ बार। नंबर ऑफ बार से मुराद होगा कि टेंशन जोन में लोड के हिसाब से बेंडिंग मूवमेंट के लिहाज से हमने कितने तादाद में सरिये इस्तेमाल करने हैं। नंबर ऑफ बार का फार्मूला होगा NB इंटू एरिया ऑफ स्टील ओवर एरिया ऑफ बार। एरिया ऑफ स्टील को हम AS से डिनोट करेंगे। AS से मुराद एरिया ऑफ स्टील मेन होगा जो टेंशन में आएगा, और AB से मुराद होगा एरिया ऑफ बार। और बार जो है वो राउंड शेप की होती है तो उसका ए जाएगा π/4 इंटू डी का स्केयर। यहाँ D से मुराद जो है डायामीटर ऑफ बार होगा। तो डायामीटर ऑफ बार कितना लिया जाएगा, 4 सूत्र से लेकर 7 सूत्र। नॉर्मली जो है वो 5 या 6 सूत्र का सरिया जो बीम में इस्तेमाल किया जाता है। मैक्सिमम जो बीम के लिए स्टील की लिमिट है वो 4 सूत्र से लेकर 7 सूत्र तक होती है, और मिलीमीटर के अंदर 12 मिलीमीटर से लेकर 22 मिलीमीटर तक सिंगली रीइंफोर्स बीम के लिए जो है वो जो है डायमीटर ऑफ बार रखा जाता है। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।